चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज क्लास हमको प्रारंभ करनी है। आज जो पेपर था उस पर डिस्कशन करना है, रह गया था, है ना। इस पे पूरी आज चर्चा करते हैं, जितने क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ा जाएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देखें। देखिए, ये इसको सामने कहीं एडजस्ट हो पाए तो, एक मिनट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन है ना। भारत की प्रस्तावना में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, न्याय की बात है, ठीक है। कितने प्रकार की न्याय की बात करता है यहाँ पे। जस्टिस की बात तो प्रेम्बल में है। यूनिटी, ये वाली बात भी है। फ्रेटर्निटी, बंधुता, ये सब जो फ्रेटर्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट है फ्रांस के रिवॉल्यूशन से लिया गया है भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जस्टिस भी है, ये भी है, ये भी है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर हुआ होगा बच्चों को, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्या हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, राष्ट्र की गरिमा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर ये शामिल नहीं है, बाकी चीज़ें प्रस्तावना में है। यहाँ पर राष्ट्र की गरिमा नहीं, व्यक्ति की गरिमा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है, डस्टर कहाँ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर है, रिक्त स्थान को प्रस्तावना के शब्दों के अनुरूप पूर्ण करिए, ठीक है। प्रस्तावना में जो क्या है, पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर ये जो है आपको कंप्लीट करना है। वहाँ पर लिखा हुआ है विचार अभिव्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस करने की जो बात हुई है, विचार अभिव्यक्ति, और यहाँ पर लिखा हुआ है फेथ, विश्वास, ठीक है। यही क्रम है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, रिलीजन, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। जब वहाँ पर क्या है, फ्रीडम की बात होती है प्रियम्बल में, तो ये 5 प्रकार के फ्रीडम की बात होती है। विचार की, ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, फेथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ध्यान रखें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है, इन्हीं 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन में विश्वास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद है, एक्चुअली ये किस वाद में, मतलब कौन से केस में प्रस्तावना को संविधान निर्माण करने वालों के मन की कुंजी, जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे संविधान बनाने वाले हैं, उनके मन की कुंजी, कुंजी मतलब की, ठीक है, चाबी, मतलब वो क्या चाहते थे, उनके मन में क्या था, वो चाबी अगर आपको खोजनी है, उसको मन पे झांकना है, तो वो चाबी कौन सा है, प्रियम्बल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में, जो केस था बेरुबारीवाद, इसमें कहा था उसने कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उनके मन की कुंजी है, की है। मतलब इसको आप पढ़ लीजिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान बनाने वाले क्या चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, बेरुबारीवाद था। देखो याद रखना, शुरुआत में तो विवाद ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है भी या नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रियम्बल को लेकर के कई बार विवाद की स्थिति बनी कि भाई ये प्रियम्बल संविधान का भाग है भी या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन इन्फोर्सिएबल है इसके शब्द, ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं अप्रवर्तनीय, क्योंकि इसमें भारी भारी सिद्धांत दिए गए हैं
और तुरंत इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके शब्दों को अपरिवर्तनीय बनाया गया है। पहली क्लास में हमने बात करी है, ठीक है। तो यहां पर विवाद यह है कि अपरिवर्तनीय है तो क्या नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो ये संविधान का भाग नहीं है क्या, भाग है या नहीं है, एक लंबे समय तक विवाद का विषय रहा, ठीक है। अगर भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है, और नहीं है तो फिर संशोधन कैसे होगा, ठीक। तो यहां पर बेरोबारीवाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, लेकिन संविधान बनाने वालों के मन की कुंजी है, यह बोला गया था बेरोबारीवाद में। लेकिन फाइनली आज वर्तमान का सिचुएशन क्या है, वर्तमान का स्थिति यह है कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का भाग है, इसलिए तो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, एक बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना में एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है, बेरोबारीवाद में बोल दिया गया था संविधान के शब्द अप्रवर्तनीय हैं, इसलिए जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान बनाने वाले क्या चाहते थे, उनके मन में क्या था, उसका की जरूर है, ये बेरोबारीवाद में कहा। लेकिन ध्यान रहे, बेरोबारीवाद में बोल दिया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आगे के फैसलों में गोलकनाथ जो मामला था, केशवानंद मामला था, ठीक है, सब में क्या है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो अभी आपको वर्तमान स्थिति में पूछे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप बिल्कुल सही जवाब देंगे कि हाँ है, ठीक है। और आज तक सिर्फ एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पंथ निरपेक्ष स्वरूप दिखाई देता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है विचार धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 to 28 आप जानते हैं, पूरे तरह से रिलीजियन की बात होती है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रेम्बल, ठीक है, दोनों में रिफ्लेक्ट होता है क्या, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्ष स्वरूप जो है हमको दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोबारीवाद याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देख लीजिए फिर से यहाँ पर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, जस्टिस। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है। अभी जैसे मैंने बताया कितने प्रकार के फ्रीडम की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। वैसे ही यहाँ पर कितने प्रकार की न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3, ठीक है, जस्टिस। ये किससे लिया गया है और कहाँ है, देखिए संविधान में कहाँ है, आप याद करिए, एक तो प्रस्तावना प्रेम्बल में लिखा ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये डीपीएसपी में भी दिखेगा आपको। जब आर्टिकल 38 आप पढ़ रहे होंगे और मैंने जब पढ़ाया होगा तो आपको स्पष्ट बताया था कि भाई सामाजिक आर्थिक जो है न्याय की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। तो ये जो शब्द है पर्टिकुलर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरह के शब्द प्रस्तावना के अतिरिक्त डीपीएसपी में भी दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 37, 38 जाके पढ़िए, है ना, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये प्रेम्बल और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से बात हो रही है, प्रेम्बल संविधान की जन्मपत्री है, प्रेम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रेम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये के.एम. मुंशी का कथन है भाई, है ना। के.एम. मुंशी एक अच्छे संविधान विज्ञ, ज्ञाता व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति थे, के.एम. मुंशी, ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय फिर से आया, ये रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है ये कंसेप्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। प्रेम्बल और डीपीएसपी दोनों में आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हम क्या देख सकते हैं, अच्छा इसमें पूछा जाना था एक्चुअली क्या नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन को मैंने छोड़ने बोला था, क्योंकि देखिए संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये चीज नहीं है एक्चुअली, पूछना था, नहीं टाइप होना भूल गया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रेम्बल से सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की जनता, ठीक है, क्योंकि भारत, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ पावर कौन है, यहाँ के पीपल हैं, ठीक है, तो ये तो दिखता है।
संविधान का स्वरूप कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये भी दिखता है। भाई हम भारत को क्या है, रिपब्लिक चाहते हैं, डेमोक्रेटिक चाहते हैं, ये पूरा का पूरा स्वरूप दिखता है। और भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन रहे, भारत कैसा रहे, अखंड रहे, यूनाइट रहे, ठीक है। तो हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत का स्वरूप कैसा होगा और उसका सोर्स क्या है, ये 3 चीज़ें तो पता चलती हैं, लेकिन संविधान में संशोधन होता है कैसे होता है ये पता नहीं चलेगा, वो तो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर नहीं देख सकते होता तो ऑप्शन क्या होता, बी होता, ठीक। चलिए नेक्स्ट, न्यायपालिका, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि रिट क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, संसद, ठीक। आपको सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99वें संविधान संशोधन द्वारा एनजेसी, ये मैंने पढ़ाया है आपको, जिसको पूरा नल एंड वॉइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, प्रावधान किया गया था, उसमें कितने न्यायपालिका के सदस्य थे, टोटल मेंबर की बात हुई थी इसमें 6, जिसमें से 3 मेंबर जो थे जुडिशरी के थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। इट मीन्स 3 मेंबर्स बिलोंग्स टू जुडिशरी, ठीक। ऑप्शन आएगा बी, क्लियर। चलिए आगे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन भत्ता तय करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के न्यायाधीश जब गणपूर्ति नहीं होती तो एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, जिसको हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और एक पढ़े हैं आप रिटायर्ड जज जो होते हैं सेवानिवृत्त। इस चीज को ध्यान रखना, देखिए सेवानिवृत्त जो जज आते हैं, है ना, ये इनको सुविधाएं तो मिलती हैं, जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन टेक्निकली इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। लेकिन जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनको क्या है, उनके जज के समान ही पूरे प्रोटोकॉल होंगे, पूरे जज के समान ही इनको माना जाता है, जज ही माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जब तक काम कर रहे हैं तब तक। लेकिन जो सेवानिवृत्त आते हैं वो सेवानिवृत्त ही कहलाते हैं, सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति हुई है ऐसा कहा जाता है, टेक्निकली इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता है। तो इनके वेतन कितने होंगे, तो वेतन राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजों का जितना वेतन है उतना ही दिया जाता है, लेकिन इसको तय करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, है ना। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज की जब कोरम पूरा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, तब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को काम के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और जब ये क्या है, देखिए दोनों में फर्क समझ लीजिए, तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक जज आते हैं, इनको अगर बोल दिया गया कि भाई ये काम करेंगे मतलब करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको गणपूर्ति नहीं होने पर बुलाया जाता है। मतलब ये उस समय पद पर रहते हैं, पद पे रहते रहते इनको बुला लिया जाता है कि भाई यहाँ पे काम ज़्यादा है, यहाँ पे आपको करना है, तो इनको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे वेतन भत्ते सब इसको मिलेंगे। सेवानिवृत्त अब एक रिटायर हो चुका है जो व्यक्ति, लेकिन ठीक है, रिटायर जो जज है उसको अगर बुलाओगे और वो नहीं आना चाहता तो नहीं आएगा, आना चाहता तो आएगा, ठीक। यहां पे ऐसा नहीं है कि भाई ये मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि भाई पद पे है, इसको बुलाया गया है काम के लिए तो आएगा, लेकिन ये मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तबीयत ज़्यादा ही खराब रहती है, ठीक है, रिटायर हो चुका हूं, ठीक। और दूसरी चीज़, दोनों में फ़र्क ये ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश और इसमें ध्यान रखिएगा, टेक्निकली जो है इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता, हालांकि उसके समान पूरी सुविधाएं दी जाती हैं और वेतन भी उतना दिया जाएगा कि नहीं, कितना दिया जाएगा ये राष्ट्रपति तय करते हैं इसके मामले में, और इनके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का है वो दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो यहां पर आएगा क्या, राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर पे पहुंच गए क्या हम लोग। चलिए इसमें से हम चलिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर विचार करना है आपको। दोनों न्यायालय में न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए क्या।
आपको मालूम है मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम लिमिट है 65 ईयर वाली, ठीक। और यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए रहता है 62 ईयर। अगर गलती लिखे होंगे तो सुधार लेना, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, मिनिमम एज की लिमिट नहीं होती है। इन्हें पद से हटाने हेतु आधार राष्ट्रपति के समान हैं, ठीक है। भाई समय से पहले इनको अगर पद से हटाना है तो रिमूवल प्रोसेस होता है, आपको मालूम है। और रिमूवल प्रोसेस के लिए आधार क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, और या इनकैपेसिटी, या और इनकैपेसिटी, जिसको हिंदी में कहें हम अक्षमता, जब वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, दिमाग उसका काम नहीं करता हो, ठीक है, शरीर उसका काम नहीं करता हो, तो उसको बोलेंगे इनकैपेसिटी, अक्षमता। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसका मिसबिहेव क्या हो, प्रूफ हो। ये आधार है किसके लिए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है? एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आधार नहीं है। तो ये बात तो गलत है। इन्हें पद से हटाने हेतु आधार राष्ट्रपति के समान है क्या? नहीं, गलत बात है। राष्ट्रपति के लिए आधार अलग है, राष्ट्रपति के लिए एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर इन्हें हटाने के लिए आधार क्या है? सिद्ध कदाचार या अक्षमता, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो बात तो गलत है, दोनों के आधार एक जैसे नहीं है, बात ये भी गलत है। तीसरा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में दोनों न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य हैं। पहली बात तो यहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायालय प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले ही नहीं सकते। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, ये मामला सिर्फ किसके पास जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां दोनों न्यायालय वाला कंसेप्ट तो है ही नहीं, तो तीसरा भी गलत है। अब यहां पर पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तीनों गलत है, 1 2 3, ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, तीनों गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा क्यूरेटिव पिटीशन, ये लास्ट क्लास में जब क्या है जुडिशरी पढ़ रहे थे तो आप पढ़े हैं क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। इसका उल्लेख कहां पर है? किसी में नहीं है, ठीक है। एक केस था रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा, ठीक है। उस पर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर हम एक बार उसको रिव्यू कर चुके हैं, अपने ही जजमेंट को फिर से सुन चुके हैं, तब भी एक बार अंतिम विकल्प होना चाहिए, उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, ये संविधान में लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ये अशोक हुरा और रूपा हुरा का एक मामला था, ठीक है, केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, केस भी याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट करिए। सर्वोच्च न्यायालय में किन परिस्थितियों में, आपको बताया भी गया था कि भाई एक बार आपके अगर जजमेंट 137 आपके जजमेंट पे फिर से रिव्यू हो चुका है, ठीक है, तब भी एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है क्यूरेटिव पिटीशन का, ठीक है। अभी जो निर्भया मामले का उदाहरण भी मैंने दिया था, वहां पे क्यूरेटिव पिटीशन का यूज किया गया था, ठीक है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, में किन परिस्थितियों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है? देखो सीधी सी बात समझो कि भाई वो अनुपस्थित हैं, अपने काम में नहीं आ पा रहे हैं, बीमार हैं, किसी भी कारण से अनुपस्थित हैं और अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं, या आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। तो किसी भी परिस्थितियों से अगर वो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पर क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें तीनों कंडीशन सही हैं। मुख्य न्यायाधीश की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर बिल्कुल, यदि किसी कारणों से, मैंने कहा किसी भी कारण से, अगर सीजेआई अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हो सकता है। और सीजेआई अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। जितने जज हैं उनमें से किसी एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तीनों सही हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है, डी आएगा ऑप्शन। चलिए निम्न में से कौन सी आधिकारिकता, कौन सी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उच्च न्यायालय को नहीं, ठीक है। कौन सा जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक। देखो राज्यों के मध्य विवाद से संबंधित मामले, आपको मालूम है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद होता है
तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 131 याद करिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद आ रहा होगा। ठीक, दूसरी चीज, अपने निर्णय का पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, ठीक है, अपने ही पहले निर्णय को फिर से बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं है। ठीक, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केवल सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी अधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उच्च न्यायालय को नहीं। ठीक, तो ये भी प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी और ये भी, ये तीन मामले केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं, हाई कोर्ट को नहीं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपील करने का अधिकार, ये तो हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि भाई आप नीचे से अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो नीचे के जो कोर्ट हैं उसके ऊपर अपील कहां करोगे, हाई कोर्ट में करोगे ना। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन तो है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। ये तीन अपने नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ये तो है, लेकिन ये तीन जो मामले हैं ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं, मतलब 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3, कौन सा है ऑप्शन नंबर देख लो। 1, 2 एंड 3, डी है ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार करो भाई। फिर से सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज की बात हो रही है, और अन्य न्यायाधीशों के विशेष अधिकारों में अंतर होता है क्या। अभी मैंने बताया जो एडहॉक जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होते हैं, दोनों के प्रिविलेज, ठीक है, दोनों के वेतन भत्ते विशेषाधिकार एक बराबर होते हैं, समान होते हैं, उसी के समान। तो अलग होता है क्या बोल रहा है, तो बात तो गलत है, बराबर होते हैं विशेषाधिकार, दोनों के प्रिविलेजेस जो होते हैं एक समान होते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों के लिए अधिकतम कार्यकाल निश्चित होता है, सही बात है, 2 साल तक काम कर सकते हैं। तीसरी बात, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जब सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है तब उन्हें तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता। अब भी मैंने बताया कि टेक्निकली इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता। तो बात तो ये सही है, ये भी सही है, 2 एंड 3 सही है। तो असत्य कथन आपको बताना है, केवल एक असत्य है। ठीक है, तो 16 का क्या आएगा, केवल एक, देखें केवल एक, बाकी 2 तो सही हैं। मैंने बताया अभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषय में कितनी परिस्थितियां का उल्लेख है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपको मालूम है आर्टिकल 249, ठीक है, 250, 252, 253 और 356, 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशंस, देयर इज 5 कंडीशंस। ठीक है, जब स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून कौन बना सकता है, संसद। ये मैंने जब इंडियन फेडरलिज्म पढ़ा रहा था तब तो वहाँ पे मैंने बताया है इसको। ठीक है, चलिए, तो ये आर्टिकल 249 आप जानते हैं, राज्यसभा वाला मामला है। जब आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी, तब 250। ठीक है, 252, जब 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें कि हमारे लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बना दो। ठीक, 253 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को बहाल करने के लिए अगर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो संसद बना सकती है। और 356 आप जानते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो ये 5 आर्टिकल याद रखिए, पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक, नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, संवैधानिक प्रावधान पर विचार कीजिए, क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई भी आपातकाल की बात हो राष्ट्रपति ही घोषणा करेंगे। ठीक, दूसरी चीज, वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों का वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। ठीक है, क्या इसमें डिडक्शन हो सकता है। ध्यान रहे, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 में जो है, ठीक है, तो सभी के वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है, इवन जुडिशरी वाले मामले में भी, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी कटौती नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कैसी भी स्थिति हो।
ठीक, तो बात ये गलत है। पहला तो सही है, दूसरी बात गलत है कि वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। न्यायाधीशों में हो सकती है कटौती, लेकिन राष्ट्रपति में कटौती नहीं हो सकती उसके वेतन भत्तों में। तो ये कथन तो गलत है। ठीक, इस दौरान राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयक पर प्रभाव डाल सकते हैं। सीधी सी बात है, आप जानते हैं जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो राज्य के धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो ये तीसरा कथन सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन आएगा सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में विचार करो भाई, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट। इनके संदर्भ में उल्लेख भाग 6 में है। सही बात है कि भाग 6 में आता है, आर्टिकल 214 से हाई कोर्ट का उल्लेख भाग 6 में, बिल्कुल सही है। इनकी योग्यता के अंतर्गत किसी राज्य में 5 वर्षों तक न्यायिक पद पर, जुडिशियल ऑफिस, या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहना। गलत बात है, यहाँ पर 5 की जगह 10 वर्ष होता है। 10 वर्ष तक किसी राज्य में क्या है, जुडिशियल सर्विस में हो, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हों। ठीक है, तो 10-10 वर्ष का क्राइटेरिया रहता है, ये बात गलत है। ठीक, तीसरा क्या है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तीसरा यहाँ पर है, यह अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल को ही, राष्ट्रपति को ही ये इस्तीफा देते हैं। तो पहला और तीसरा असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा डी। चलिए नेक्स्ट। भारत में निम्न में से कौन सा एक फेडरल सिस्टम की विशेषता नहीं है? देखिए, फेडरल सिस्टम में जो है फ्री जुडिशरी जो होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका तो होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा होता है, इसलिए तो 2 भाग में सरकार दिखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट दिखता है और स्टेट गवर्नमेंट दिखता है। शक्तियां बंट रही हैं, फेडरलिज्म का लक्षण है। ठीक, हाँ, नागरिकता भी 2 होती है फेडरल में। आपको मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया था, 2 नागरिकता होंगी, एक प्रोविंस के होंगे और एक पूरे यूनियन के होते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका का मैंने उदाहरण दिया था। लेकिन भारत में नागरिकता 2 ना होकर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और संपरीक्षा मतलब जो सीएजी जैसा पद है, ठीक है, वो भी राज्य के लिए अलग होने चाहिए और केंद्र के लिए अलग होने चाहिए अगर फेडरलिज्म है तो। लेकिन भारत में ये दोनों एक ही हैं। सीएजी का पद पूरे देश के लिए एक होता है, नागरिकता भी एकल नागरिकता है, मतलब यूनिटरी फीचर है ये, ना कि फेडरल फीचर है। ठीक है, तो ये अलग दिखता है हमको, फेडरल सिस्टम का ये लक्षण नहीं है। दोनों यूनिटरी फीचर का लक्षण जो भारत के संविधान में है। ठीक है, तो ये नागरिकता और संपरीक्षा को याद रखेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग एंड सिटीजनशिप। चलिए, ये वाला तो हाँ, इस पे कमेंट का इंतजार करूंगा, इसको अच्छे से पढ़ें कि नहीं बच्चे, ध्यान रखिएगा। इंडिया हैव फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर, किसका कथन है बताइएगा। कितने लोगों ने सही बताया, इसको देखेंगे, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट। राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाने हेतु संसद को अधिकार देना हो, ये मैंने इससे जस्ट क्लास में पढ़ाया भाई, इससे पहले का कथन। राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाने हेतु संसद को अधिकार देना हो तो उसे नेशनल इंटरेस्ट का पहले घोषित करना पड़ता है। आप जानते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना हो तो पहले उसे नेशनल इंटरेस्ट का उसको घोषित करिए। और नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करने के लिए जो पावर है आर्टिकल 249 के अंतर्गत किसको, राज्यसभा को, यह राज्यसभा का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि किसी राज्य सूची के विषय पर कानून अगर बनाना हो तो उसको पहले राष्ट्रीय हित का घोषित करती है वो अपने उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के साथ, तब फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलता है। ठीक, तो केवल राज्यसभा ऑप्शन आएगा। राष्ट्रीय हित का घोषित कौन करती है, केवल राज्यसभा। और राज्यसभा ने अगर अपने 2/3 मेजोरिटी के साथ, वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटेड मेंबर्स जो हैं उसके 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि उसने पारित कर दिया कि ये जो सब्जेक्ट है राज्य सूची का ये नेशनल इंटरेस्ट का है वर्तमान में, तब फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार संसद को तब जाकर मिलता है। पहले उसे नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करना पड़ेगा और वो करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन, राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। ठीक, तो यहां पर आएगा केवल राज्यसभा। अब राज्यसभा ने घोषित कर दिया, देन फिर राज्य सूची के उस विषय पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट वहां पे कानून बना सकती है।
ठीक। लेकिन पहले उसे नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करेगा कौन? राज्यसभा। वो भी कैसे? अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3। ये मैंने पढ़ाया है, आर्टिकल 249 आपने याद करी है, ठीक है, जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी हो तब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, संसद, ठीक है। ये बात कही गई है आर्टिकल 250 में, ये बात कही गई है। देखिए नेशनल इमरजेंसी लगता है किसमें? आर्टिकल 352 में। जब 352 में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो पूरे देश के लिए, पूरे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 250 में, ये लिखी हुई है किसमें? आर्टिकल 250 में, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा 250 डी में होगा, ऑप्शन 250 वो सही है, ठीक है। ये डी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ वर्तमान में दिल्ली में है, यह संविधान में लिखा हुआ। आर्टिकल 130 जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्तमान जो जहां स्थान है वो दिल्ली में है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट संविधान में लिखा है भाई कि दिल्ली में होगा सुप्रीम कोर्ट करके। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की और अगर कहीं पर बेंच बनानी है तो वो बनाया जा सकता है। कौन बना सकते हैं? सीजेआई, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है। केजी बालाकृष्णन जब क्या है साउथ के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए थे, उन्होंने अपने समय प्रयास किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको सहमति नहीं दी थी। तो यहाँ पर सीजेआई बना सकते हैं राष्ट्रपति के पूर्व परामर्श करने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति से। तो ये कौन बना सकते हैं? सीजेआई, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है। अगर कहीं बनाना है, जैसे चेन्नई में एक बेंच गठित करनी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो सीजेआई करेंगे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, प्री रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। ये प्रयास हो चुका है केजी बालाकृष्णन के समय, साउथ से आते थे, वो चाहते थे कि भाई साउथ में भी एक क्या है सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो, ठीक है। ये आर्टिकल 250 भी याद रखना। बच्चे बहुत सारे गलती किए हैं यहाँ पर, 352 लगाया बच्चों ने। चलिए, जीआई टैक्स संबंधित मामले कौन सा मंत्रालय देखता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखता है। नेक्स्ट, जीआई रजिस्ट्रार का मुख्यालय चेन्नई है, ठीक है, ध्यान रहे, सी आएगा ऑप्शन। इडुमिश्मी टेक्सटाइल, अभी जीआई टैग मैम ने पढ़ाया था, है ना, अरुणाचल प्रदेश, इडुमिश्मी, मिश्मी जनजाति वहीं की है, आपको मालूम है, ठीक है। एक टेक्सटाइल है, मतलब वहाँ पे क्या है, पुरुषों के लिए कोट वगैरह, है ना, महिलाओं के वस्त्र, ये टेक्सटाइल के अंतर्गत एक विशेष टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन से उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं? ठीक है, यह है वुडन क्राफ्ट ऑफ बस्तर एंड ढोकरा कला। कड़कनाथ मुर्गा को नहीं मिला भाई, ये एमपी को मिल गया है। चल रही थी बात कि भाई इसको भी छत्तीसगढ़ को मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। तो ये 2, 1 और 2 आएगा बी। कामेग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, कामेग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी। एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, एक जो रिटायर्ड जज की जो बात हमने करी है, वहाँ पे एक कंसेप्ट आपको पकड़ में आया होगा, ठीक। तो ये आपके लिए क्या है, सुविधाजनक हो। हाँ, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती किए हैं, देखो, एक तो वहीं पर उसने गलती किया है, और जो है दूसरी गलती यहाँ पर किया है, आर्टिकल 352 और 250 में कंफ्यूज हुए हैं। ध्यान रहे, कभी भी नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में होगा उसका उल्लेख 352 में है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 250 में, अभी मैंने बताया। दूसरी चीज, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून अगर संसद बनाएगी, मैंने कहा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद अगर कानून बनाएगी, मान लीजिए राज्य सूची का कोई विषय है, जैसे मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था क्लास में, जैसे पुलिस प्रशासन, ये राज्य सूची का विषय है, और इस पे अगर कानून संसद बनाना चाहती है तो ये पुलिस प्रशासन जो विषय है राज्य सूची का, इसको पहले नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करना पड़ेगा। और यह राष्ट्रीय हित का घोषित कौन करेगी? राज्यसभा। जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से इस विषय को
नेशनल इंटरेस्ट का घोषित कर देगी, ठीक है, तब फिर इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है और संसद फिर साधारण बहुमत से कानून बना सकती है राज्य सूची के इस विषय पर। बात स्पष्ट होगी, फिर से हम इस पे बात कर चुके है ना, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर से देखिए, जाकर वीडियो फिर देखिए, समझ ना आए तो सीधे क्या है मैसेज छोड़िए मेरे पास, ठीक है। और किसी के कुछ डाउट थे नहीं कल तक, डाउट होते, मैंने कहा था डाउट आप लोग रेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ऑप्शन बी है ना। चलिए ठीक है, इतना पढ़ के रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते चलिए।